गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आया हूँ आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। और ये लेक्चर होगा किसके लिए? क्लास 12 के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है कैपेसिटेंस के ऊपर, जो होप सो इस लॉकडाउन में शायद आपको घर बैठे समझ में ना आए। तो हो सके तो इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें जितने भी कैपेसिटर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आ चुके हैं या आ सकते हैं उनको करवाऊंगा। ठीक है, बहुत स्पीड में कराऊंगा, बहुत ही तेजी से कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाए। तो बहुत 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 ध्यान से इस वीडियो को सुनना और समझना। ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गो अहेड, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। तो ठीक है, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, अब 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट सप्लाई। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर कैपेसिटर को क्या करा जा रहा है? चार्ज करा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 200 वोल्ट सप्लाई। तो ये 200 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रही है कैपेसिटर को, जिसका अपना कैपेसिटेंस कितना है? 4 माइक्रोफेराड। इट इज देन डिस्कनेक्टेड, फिर इससे इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए एंड इज कनेक्टेड टू एन अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। तो ठीक है भाई, एक इसी कैपेसिटर को, इसको नाम दे दिया C1। इस C1 को कनेक्ट कर दिया दूसरे कैपेसिटर के साथ, जो कि C2 है और जिसकी अपनी वैल्यू दे रखी है। तो भाई ये C1 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू कितनी? 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, 2 माइक्रोफेराड के साथ उसको फिर कनेक्ट कर दिया गया, जिसको अनचार्ज बोला गया। दैट इज उसकी अपनी चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0। तो Q2 आपके पास क्या है? 0। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट। तो इसका मतलब जब इसको चार्ज कराया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ 200 वोल्ट सप्लाई, तो चार्ज होने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी भी डेवलप हो गई होगी। तो वह एनर्जी कितनी कम हो जाती है पहले से, या लॉस हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, जब एक पर्टिकुलर कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ आप कनेक्ट कर दोगे तो एक कैपेसिटर से चार्ज दूसरे कैपेसिटर में फ्लो करना शुरू कर देगा। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो एक वायर के क्रॉस जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट का कंट्रीब्यूशन होता है। तो करंट की वजह से हीट डेवलप होती है। हीट का फॉर्मूला I²RT। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें निकालना पड़ेगा एनर्जी के टर्म्स में। तो बेसिकली पहला काम देखिए, पोटेंशियल V1 गिवन है 200 वोल्ट। ठीक है, कैपेसिटेंस C1 गिवन है 4 माइक्रोफेराड। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या निकालना होगा? इनिशियल चार्ज कितना था इसका। तो चार्ज Q1 विल बी इक्वल टू C1 V1। तो C1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। V1 की वैल्यू कितनी है? 200। तो आपके पास Q1 की वैल्यू आ चुकी है। देखिए, सारा सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा, जस्ट आपको वो तरीका बता दूंगा कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बाकी आप आंसर खुद निकालेंगे। Q1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, Q1 निकालने के बाद अब ये पर्टिकुलर चार्ज Q1 आपका डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो बेसिकली इसको भी कुछ ना कुछ चार्ज मिलेगा बाद में। ठीक है, जब कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज आपका फ्लो होगा। फ्लो कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इनिशियली इसके पास पोटेंशियल तो होगा 200 वोल्ट का, इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता। ठीक, अब इसकी आपने एनर्जी निकाल ली। तो एनर्जी U1 की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर से आप एनर्जी U1 भी निकाल लोगे। ठीक है, तो U1 भी आपको मिल जाएगी। तो C1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4 माइक्रोफेराड। V1 की वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट। ठीक है, तो आपको U1 की वैल्यू भी मिल गई। अब काम क्या करना है? आपको ये पता करना है एनर्जी कितनी लॉस हो गई। आप U2 पता करिए। U2 बोले तो इस सिस्टम की एनर्जी पता कर लीजिए। अब इस सिस्टम की एनर्जी U2 आप जब कंपेयर करोगे U1 के साथ, तो आप ऑटोमेटिकली नोटिस करोगे कि जो U2 है वो पहले से कम हो चुकी है। ठीक, अब आपको काम क्या करना होगा? U2 निकालना। तो U2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू इस सिस्टम का एक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? जब तक ये चार्ज फ्लो होता रहेगा तब तक वो पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होके एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर पहुंचेगा, जहां पर चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसको नाम दिया जाता है कॉमन पोटेंशियल। तो अगर मैं कहता हूं इसका इनिशियली 200 वोल्ट था पोटेंशियल, इसका था 0 वोल्ट, तो चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं वो पर्टिकुलर पोटेंशियल क्या आएगा? V आएगा। क्या आएगा? वो V आएगा। अब बीच में यहाँ पर क्या आएगा? कैपेसिटेंस कितनी है? तो C1 और C2, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV²। अब आपके पास ये V की तो वैल्यू है ही नहीं, तो V की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ वो सुनिएगा। अब सुनिए, यहाँ पर इनिशियली एनर्जी इसकी हाफ C1 V² प्लस हाफ, सॉरी, चार्ज के कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि आपको जो चार्ज यहां पर मिलेगा वो कंजर्व भी रहेगा।
ठीक है। तो इसके पास कोई एक समथिंग चार्ज गया होगा, उसको नाम दे दिया C1V, पोटेंशियल कितना V, प्लस इसके पास एक चार्ज गया होगा C2, दैट इज V। अब इनिशियली चार्ज कितना था Q1, इसका अपना चार्ज, और Q2 ऑलरेडी क्या था 0, तो Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q2 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू ये आपने यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, V की वैल्यू आपको यहां से निकाल के इसमें पुट करनी है। C1 C2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो V की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या मिलेगी, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो V की वैल्यू यहां से आराम से मिल जाएगी, उसको यहाँ पुट करिएगा, तो यहाँ पर V की वैल्यू आपके पास है, C1 C2 की वैल्यू आपके पास है, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, U2 की। तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी की वैल्यू आपको मिल गई हाफ C1V1 स्क्वायर, और फिर उसके बाद आपने क्या निकालनी है, सिस्टम की एनर्जी, दैट इज हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। निकालने का तरीका ये चार्ज कंजर्वेशन से, तो यहाँ से V की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, V निकालने के लिए क्या चाहिए, Q1 Q2 C1 C2। Q1 ये इसका चार्ज, Q2 0 था, C1 C2 इनिशियल कैपेसिटेंसेस दोनों की गिवन है, तो कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली आप U2 की वैल्यू वहां से निकाल लोगे। तो एनर्जी लॉस कितनी आएगी, तो आप जब इनकी कैलकुलेशंस करोगे तो लॉस एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, U1 माइनस U2। तो U1 की जो वैल्यू आएगी उसमें से U2 की आई हुई वैल्यू को क्या कर देना, माइनस कर देना, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो दिस विल बी द आंसर। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आप ये खुद सॉल्व करोगे। मैंने आपको तरीका बता दिया क्या करना है। जब एक पर्टिकुलर कैपेसिटर को पहले चार्ज कर दिया जाता है और फिर उसको दूसरे एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो होता क्या है, चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को नाम दिया जाता है कॉमन पोटेंशियल, और निकालने का तरीका क्या है, चार्ज कंजर्वेशन। तो भाई मैंने पहले बोला था मैं बहुत तेजी से चलूंगा, अगर नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 27 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सेम साइज आर इक्वली एंड सिमिलरली चार्ज्ड, they are then united to form a bigger drop, how will capacitance and potential change। अगर आपको ये चिंता हो रही है सर हमें आंसर्स तो पता नहीं है, तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मैं आंसर्स को लिख दूंगा, आप आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, नहीं कर रहा है तो दोबारा करिए कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 27 ड्रॉप्स, तो 27 ड्रॉप्स, तो मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स बना देता हूँ, 27 बनाने में टाइम लगेगा, तो ये मैं मान लेता हूँ ये एक हब है 27 ड्रॉप्स का। ठीक है, ये 27 ड्रॉप्स आर इक्वली एंड सिमिलरली चार्ज, तो मैं मान लेता हूँ हर एक के पास का जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल क्यू, और उसके रेडियस को नाम दे देता हूँ स्मॉल आर। ठीक है, फिर कहा गया है दे आर यूनाइटेड, फिर वो सारी की सारी मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना देंगी। ठीक है, अब उस बड़े ड्रॉप के चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ, उसका चार्ज हो जाता है कैपिटल क्यू, और रेडियस मैं मान लेता हूं उसका कि रेडियस हो जाता है कैपिटल आर। क्लियर है, ठीक है। अब बोला गया है कि जो कैपेसिटेंस इसकी थी, इसके विद रिस्पेक्ट अब जो बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसकी कैपेसिटेंस का चेंज बताइए कितना चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, कैपेसिटेंस फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये स्मॉल वाले के लिए, तो यहाँ पे मैं स्मॉल एस डाल देता, स्मॉल एस डाल देता हूँ ताकि ये स्मॉल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर बड़े वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए तो सी बी, बी यहाँ पर बिगर ड्रॉप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे स्मॉल आर था इसके रेडियस के लिए, और यहाँ पे कैपिटल आर होगा इसके रेडियस के लिए। ठीक है, तो भाई हमें सिंगल ड्रॉप के कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस है हमें रिलेट करना है बिगर ड्रॉप के साथ। तो भाई दोनों की जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। 27 ड्रॉप्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, तो भाई एक सिंगल ड्रॉप की जो वॉल्यूम होगी वो होगी 4/3 पाई आर क्यूब, बट 27 ड्रॉप्स की जो वॉल्यूम होगी वो एक बड़े ड्रॉप के बराबर होनी चाहिए। तो क्या करा मैंने, दोनों वॉल्यूम्स को आपस में रिलेट कर दिया। तो Vs और Vb, Vs बोले तो स्मॉल ड्रॉप और Vb बोले तो बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम दोनों की सेम होनी चाहिए। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं तो मुझे मिलता है 9 स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई, 9 आर के बराबर। अब यही कैपिटल आर को मैं यहां अगर पुट करता हूं तो देखिए जरा, सी बी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 स्मॉल आर, 9 को ले आइए बाहर, सॉरी 9 नहीं आएगा 3 आएगा, सॉरी क्यूब रूट लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो 3 आर, 3 आ गया बाहर, बचा गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो ये पर्टिकुलर चीज जो दिख रही है वो तो ये है,
है ना, ये कैपेसिटेंस किसकी थी, स्मॉल कैपेसिटर की। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने रिलेट करना है दोनों की कैपेसिटेंसेस को, तो बिगर ड्रॉप की जो कैपेसिटेंस है वो 3 टाइम्स होती है किसके, स्मॉल ड्रॉप की। स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटेंस के वो 3 टाइम्स होगी। तो भाई कैपेसिटेंस का चेंज पता चल गया। अब बात आती है पोटेंशियल की। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, ये हो गया स्मॉल ड्रॉप के लिए। ठीक, तो बिगर ड्रॉप के लिए क्या होगा, तो बिगर ड्रॉप के लिए वीबी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो भाई स्मॉल आर और कैपिटल आर का तो रिलेशन मैं निकाल चुका हूँ। भाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिलेशन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। भाई अगर एक ड्रॉप का चार्ज स्मॉल क्यू है, तो सारे ड्रॉप्स का चार्ज कितना होगा, 27 क्यू। वो 27 क्यू मिलके एक सिंगल ड्रॉप के पास जा रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 27 इंटू स्मॉल क्यू के बराबर। तो आपने क्या करा, यहाँ पर कैपिटल क्यू की जगह पुट कर दिया 27 इंटू स्मॉल क्यू, और कैपिटल आर की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 स्मॉल आर। तो ऑटोमेटिकली 27/3 बन जाता है 9। तो वी बी विल बी इक्वल टू 9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बॉन आर। अब ये चीज जो है ये पोटेंशियल है, किसका पोटेंशियल है, स्मॉल वाले का। तो वी बी विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स वी एस। तो पोटेंशियल का रेशियो भी मिल गया, दैट इज बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो 9 टाइम्स होगा किसके, स्मॉल ड्रॉप के। क्लियर है, ओके। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। यू कैन सी आई हैव ड्रॉन टू ऑफ द डायग्राम्स ऑफ द कैपेसिटर सिस्टम, है ना। एक आपको ये एक कम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा होगा, एक आपको ये दिख रहा होगा, दोनों में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं भरपूर ना। भाई देख के डर लग रहा है, डरना भी चाहिए, फिजिक्स है, बिना डरे काम में नहीं चलना। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अब कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। क्या करना, किसी एक एंड को पकड़ लेना, कैपेसिटर की कोई भी सर्किट हो, किसी एक एंड को लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना या राइट हैंड साइड से। मैं अगर कहूँ आपको तो ऑलवेज फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कहने का मतलब इधर से, बोर्ड के अकॉर्डिंग तो आपका राइट हो जाएगा वो, बट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से आप चलना और अपने उन 2 पॉइंट्स की तरफ बढ़ते जाना जिनके विद रिस्पेक्ट आपको कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है भाई, पहली चीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोज अगर आपके 2 कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, वो लगे हुए हैं सीरीज में, तो सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है जो रेजिस्टेंस का के केस में पैरेलल के लिए होता है, दैट इज 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये सीरीज का हो गया। तो अब पैरेलल में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, दैट बिकम्स CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो मैं चाहूंगा ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए सीरीज और पैरेलल के लिए। ठीक है, इन्हीं का यूज करते हुए अपने लोगों ने सॉल्व कर देना। यहाँ पर आप नंबर ऑफ कैपेसिटर्स देख रहे होंगे, सी 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 सी, ये C1 और ये C1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी, 12 माइक्रोफेराड्स, और सी की वैल्यू दे रखी है 18 माइक्रोफेराड्स, और जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 11 माइक्रोफेराड्स। मैंने आंसर आपके सामने इसलिए लिख लिया ताकि जब मैं करूं उसके लास्ट में अपने लोग साथ में फिर इसका मैच भी कर लें, क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं नाम दे देता हूं पहले कंप्लीट सर्किट को, दैट इज ए बी सी सी। चलो कैपेसिटर के नाम दे रखा, चलो इसको स्किप कर देते हैं सी को। सी से डी ई एफ जी। ठीक है, और इधर आपके 2 पॉइंट्स पी और क्यू के बीच में आपने निकालना है। और मैंने क्या बोला, कहां से स्टार्ट करिए, लेफ्ट हैंड साइड से। तो देख बेसिकली जी एफ और ई, ध्यान से देखिए तीनों के तीनों दोनों के दोनों कैपेसिटर्स विदाउट एनी कनेक्शन, दोनों के दोनों एक ही लाइन में है। तो इसका मतलब ये ई एफ वाला और एफ जी वाला आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो बेसिकली क्या लिखूंगा, सी ई एफ सीरीज विद एफ जी। ठीक है, दोनों के दोनों सीरीज में है, तो ऑटोमेटिकली इनका रिजल्टेंट आपको मिल जाना चाहिए। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, ई जी। तो सी ई जी, तो दैट बिकम्स 1/CEG इज इक्वल टू 1/CEF प्लस 1/CFG। ठीक है, वैल्यू क्या है, सी के बराबर, तो ऑटोमेटिकली क्या पुट कर देंगे, 1/C प्लस 1/C। मेरा ये मानना है कि लास्ट में वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन आपको शुरू से करनी पड़ेगी।
रिजल्ट को के लास्ट में अगर पुट करोगे तो एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट में वैल्यूज को पुट करेंगे तो सी एज एन एलसीएम आ गया इधर, तो 1/C ई, ठीक। तो सी एज एन एलसीएम 1 + 1 दैट बिकम्स 2/C। तो सी ई जी विल बी इक्वल टू व्हाट, C/2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या आया, C/2, दैट इज हाफ ऑफ कैपेसिटेंस C। अब ये एक ही लाइन में है, ठीक। अब साफ दिख रहा है दीज आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। तो इन दोनों का आपस में कर दो पैरेलल कनेक्शन, दैट इज रिजल्टेंट फिर से इन दोनों के बीच का आपको निकालना है। अब ये इसका जो रिजल्ट आया था वो इस सी के साथ पैरेलल में है, तो डायरेक्टली ऐड करना है। तो सी ई जी विल बी इक्वल टू सी, और इसका रिजल्टेंट आया C/2, दोनों को डायरेक्टली क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 2 एज एन एलसीएम, तो सी 2C + C बिकम्स 3C/2, ठीक है। अब मैं इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देता हूँ। पी वाला पॉइंट लास्ट में, ये आपको गए बी पॉइंट पर, फिर गए डी पॉइंट पर, और फिर गए जी पॉइंट पर, ठीक है। जी पॉइंट पर आप पहुंच चुके, ठीक है। फिर नीचे से अब गए क्यू से ए पॉइंट पर, ए से ई पॉइंट पर, और ई से एफ तो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि आपने ई और जी के बीच के सर्किट को सॉल्व कर दिया। तो ई को डायरेक्टली आप विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ई और जी के बीच का जो कैपेसिटेंस आया है, ई और जी के बीच का जो कैपेसिटेंस आया कितना, 3C/2, उसको पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ई और जी के बीच का कैपेसिटेंस आया 3C/2। अब बीच के जो कैपेसिटेंस बचे ई और डी का, वो लगाओ, ठीक है। बी और ए का वो लगाओ, ठीक है। और ये आपका एज इट इज बचा हुआ है, इसको लगाया, ठीक है। अब साफ दिख रहा है भाई, ई और जी के बीच के सर्किट को आपने सॉल्व कर दिया, वो आया 3C/2। भाई डी और जी के बीच का क्या था, सी, वो क्या दिख रहा है इसके साथ सीरीज में, इन दोनों को सॉल्व करो। तो ये भी सी है, तो सी जो कि कौन सा है, 1/CDG, भाई सीरीज में है ना। तो अब आप क्या सॉल्व कर रहे हो, अब आप इस सर्किट को सॉल्व कर रहे हो, और ये सर्किट को सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, एक सिंगल कैपेसिटेंस आ जाएगी ई और डी के बीच में। तो 1/CED इज इक्वल टू 1/CDG प्लस 1/CDG, हाँ सही है, प्लस 1/CEG, ठीक है। 1/CDG की वैल्यू हो गई 1/C प्लस 1/CEG की वैल्यू होगी 3C/2, 2 आ जाएगा ऊपर, तो आप सीधा ऊपर लिख दीजिए, और एज एन एलसीएम लिया आपने 3C, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसी तरह से 3 + 2 मिला 5/3C, दैट बिकम्स 1/CED, क्लियर। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, CED इज इक्वल टू 3C/2। तो अब इस सर्किट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जगह आप बचा एक सिंगल कैपेसिटर, मैं साथ में साथ यहीं पर एडिट करता जाऊंगा। सिंगल कैपेसिटेंस आया कौन सा, 3C/2। अब ये देखिए 3C/2 इसके साथ कैसा है, पैरेलल में, तो इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्टली ऐड। अब देखिए पहले तो ये C1 है, और रिजल्टेंट क्या है 3C/2, तो C1 और 3C/2 का रिजल्टेंट आपको मिलेगा, वो होगा CED। तो C1 + 3C/2 को आपने ऐड करा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा, मैं साथ में साथ यहीं पर सॉल्व करता जाऊंगा। तो वो कुछ मिला C1 + 3C/2, तो ये पॉइंट हो गया था D पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया था E पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट साफ दिख रहा है, इसके साथ कैसा है, सीरीज। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो सीरीज में है, तो इसको सॉल्व करने के बाद किसके साथ, सी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे, फिर इसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटेंस आ जाएगा, और वो सिंगल कैपेसिटेंस इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल, तो दोनों को ऐड कर देना। तो इन दोनों की जगह अब एक सिंगल कैपेसिटेंस आएगा, अब वो सिंगल कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली इसके साथ होगा सीरीज में, ठीक है। ये दोनों सीरीज में निकालने के बाद इन दोनों का फिर होगा एक सिंगल कैपेसिटर, वो सिंगल कैपेसिटर आपका इसके साथ पैरेलल में। तो इसको सॉल्व करने के बाद फिर आप इधर की तरफ आ जाओगे, तो यहाँ बचेगा एक सिंगल कैपेसिटर। फिर अब दिख रहा है ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, तो तीनों के तीनों सीरीज में हो जाएंगे,
तो इनकी वैल्यूज को पुट करके लास्ट में इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने इस चेन को कंप्लीट करवाया, तो एज इट इज आगे की तरफ आप सॉल्व करते हुए चलोगे। मैं अगर करूंगा तो पूरी की पूरी वीडियो इसी में निकल जाएगी। मैंने आपको फंडा बता दिया कैसे होना है, ठीक है। होपफुली मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, वरना पीछे जाना फिर से एक बार देख लेना रिवाइंड करके, ठीक है। वो क्वेश्चन देखिए, अब एक लैडर है ना, क्वेश्चन नंबर 4, लैडर साफ दिख रही है आपको, कहां से आ रही है, इन्फानाइट से चलते हुए, ठीक है। अब इन्फानाइट से चलते हुए जब इधर की तरफ आ रहे हैं, तो भाई मैं मान लेता हूं इस कंप्लीट इन्फानाइट लैडर का कैपेसिटेंस क्या है, सी है। तो दैट इज सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी। कंप्लीट लैडर का क्या है कैपेसिटेंस, सी के बराबर है, ठीक है। तो मैं पहली सीढ़ी छोड़कर बाकी एज इट इज उठा लेता हूं, तो आपको मिलता क्या है, इधर का 1 माइक्रोफैराड छोड़ दिया मैंने और 2 माइक्रोफैराड छोड़ दिया, और बाकी एज इट इज उसकी जगह मैंने एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया। भाई एक को छोड़ दूं और बाकी कंप्लीट सीडी का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिया था सी, उसको मैं यहाँ लिख दूं तो क्या कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना। देखो इस कंप्लीट कैपेसिटेंस को मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक। इसमें ये दो कैपेसिटेंस को मैंने छोड़ दिया। अब अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर देता तो इन्फानेट कैपेसिटेंस है, तो क्या कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला था ना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या मान ली गई, सी मान ली गई इतने पार्ट की, ठीक है। अब अगर मैं कंप्लीट सर्किट की यहाँ बात करता हूं, देखो देखा जाए तो इसकी अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर ये दोनों किस में है, सीरीज में, और इसका रिजल्टेंट किस में होगा, किसमें, इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल में। तो क्या करना है, सी इक्विवेलेंट, अब रिजल्टेंट इक्विवेलेंट, जहां सी नेट लिखो, सी नेट विल बी इक्वल टू 1 के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इन दोनों को पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, 2c डिवाइडेड बाय c प्लस 2, ठीक है। आप करके देखिएगा 1/c प्लस 1/2, तो रिजल्ट निकालने के बाद क्या आएगा, 2c/c प्लस 2। अब देखिए मैंने क्या करा, इस c के साथ इन दोनों का रिजल्ट निकाल रहा हूं और उसको नाम दे देता हूं सी नेट, दैट इज रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अब अगर मैं इस सी नेट की जगह भी सी ही लगा दूं तो क्या कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्यों फर्क पड़ेगा भाई, भाई इन्फिनिट लेटर थी, उसमें मैंने इनिशियली एक सीडी को छोड़ दिया और लास्ट में मैंने फिर से इंक्लूड कर दिया, तो बात तो वही है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एजम्पशन के तौर पे इसको इग्नोर करके लास्ट में फिर आप कंसीडर कर लेते हो, तो आपकी नेट कैपेसिटेंस भी उतनी ही रहेगी। तो आपने क्या निकाल लेना, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो C इज इक्वल टू, एलसीएम लिया जाएगा C प्लस 2, और बचेगा क्या, C प्लस 2 प्लस 2C। तो देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, सी स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू 3c प्लस 2। इसको इधर लाएंगे तो 3c² माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। इसमें c की वैल्यू एक आएगी प्लस की, एक आएगी माइनस की, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव में होते नहीं है, तो जो प्लस वाली आएगी उसको आप कंसीडर कर लोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो मैंने एक जो कंसेप्ट आपको यहाँ पर बताया वो ये कि पहले मैंने इस कंप्लीट को कैपेसिटेंस सी मान लिया, फिर इसके साथ एक डायग्राम बना दिया, ठीक। फिर इसका नेट कैपेसिटेंस सी नेट नाम दे दिया और उसको भी सी मान लिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं इसके साथ जोड़ भी देता हूं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के ऊपर ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि वो इसी के बराबर होगी, तो वो सी के बराबर, ठीक है। फिजिक्स एजम्पशन की भी है भाई, फैक्ट्स की भी है और कंसेप्ट्स की भी है। तो एक एजम्पशन के तौर पे यहाँ पर आपने सी नेट को भी सी के बराबर लिखते हुए यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Okay, so moving on to the last question, that is question number 5th. Figure shows two identical parallel plate capacitors A and B connected to a battery with the switch S closed. Initially आपका ये switch S दिख रहा है closed है, ठीक है। The switch is now opened and the free space between the plates of a capacitor is filled with a dielectric of K is equal to 3. That means dielectric constant K is equal to 3. Find the ratio of the electrostatic energies stored in both the capacitors before and after the introduction of the dielectric. अब सोचिए, जब ये स्विच इनिशियली क्लोज्ड है तो क्या दोनों के दोनों बैटरी के साथ कनेक्टेड है या नहीं, बिल्कुल है। तो इनिशियली क्या क्या है, इनिशियली फॉर कैपेसिटर ए, अगर मैं कैपेसिटर ए की बात करता हूं, ठीक है, तो उसके पास चार्ज Q1 को मैं Q मान लेता हूं,
पोटेंशियल V1 को मैं V मान लेता हूँ, कैपेसिटेंस C1 को मैं C मान लेता हूँ। ठीक है, तो भाई यही सेम चीज जो ए के पास है यही तो बी के पास है, हाँ या ना? ठीक है, अब क्यों? क्योंकि यार पोटेंशियल सेम कैसे हो सकता है? क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन है। जब V दोनों के पास सेम है, C दोनों के पास सेम है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू CV, C और V दोनों सेम है, तो ऑटोमेटिकली QB क्या होगा? सेम होगा, A और B दोनों के लिए इनिशियली। बट तो जब दोनों के लिए वो सेम होगा, तो मैं अगर एनर्जीज की बात करता हूं, तो एनर्जी ऑफ ए विल बी इक्वल टू हाफ हाफ कैपेसिटेंस सेम है ना, बिल्कुल सेम है, तो हाफ सी वी स्क्वायर ए के लिए हो गई, यू बी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर ही बी के लिए हो गई। दोनों को अब मैं एज इट इज ऐड करूं इनिशियल एनर्जी, तो यू ए प्लस यू बी विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी मिल जाएगी सी वी स्क्वायर, हाफ ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, बोलो वो 1 बन जाएगा। तो टोटल एनर्जी इनिशियल की क्या आ गई? कंप्लीट सिस्टम की CV स्क्वायर के बराबर आ गई। ठीक है, ये थी एनर्जी बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। बट आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, तो भाई जब इंसर्ट कर रहे हो आप डाइलेक्ट्रिक, तो एक चीज का ध्यान भी रखना है आपने, उस समय आप क्या कर रहे हो? स्विच एस को ओपन भी कर रहे हो। अब भाई स्विच एस ओपन जो कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको ओपन कर दिया, अब देखिए बैटरी का कनेक्शन इसके साथ हट गया भाई, तो B is now disconnected, B is disconnected। अब जब B disconnected है, तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी है डाउट्स वाली, है ना, तो उसमें मैंने साफ साफ समझाया है कि डिस्कनेक्शन वाले केस में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब जो कैपेसिटर B वाला है, उसका जो चार्ज होगा Q2, वो इनिशियली चार्ज Q के ही बराबर होगा। ठीक, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा तो कैपेसिटेंस में चेंज आएगा, तो कैपेसिटेंस जो बन जाएगी C2, वो K टाइम्स ऑफ इनिशियल बन जाएगी, दैट बिकम्स KC। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल V2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? अब भाई कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता है, तो दोनों को पुट करके देखो, तो Q अपॉन KC, तो भाई Q अपॉन C से आपको पोटेंशियल इनिशियल वाला मिलेगा, दैट इज V। तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल जो फाइनल होगा वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास पोटेंशियल V2 की वैल्यू है फॉरवर्ड कैपेसिटेंस B। अब इसी की एनर्जी निकाल लो यहां से, तो UB की वैल्यू क्या आएगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो हाफ C2 की वैल्यू K टाइम्स ऑफ C। ठीक है, V2 की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन K का होल स्क्वायर। तो साफ दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी एनर्जी कितनी आई? आपकी एनर्जी आ गई यहाँ पर UB इज इक्वल टू CV स्क्वायर अपॉन 2K। ठीक है, तो ये एनर्जी आई आपकी किसके लिए? UB के लिए। ठीक है, अब आप पता करिए कैपेसिटर A के लिए एनर्जी, तो A वाला तो भाई कनेक्टेड है बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो उसका पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ए वाले की बात करते हैं आफ्टर। ठीक है, आफ्टर ए मतलब आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, ए वाले की बात करते हैं, तो उसका जो पोटेंशियल है V2, वो V के बराबर ही रहेगा। कैपेसिटेंस C2, तो भाई वो K टाइम्स बढ़ जाएगी, क्यों? उसमें भी डाइलेक्ट्रिक पड़ा है। बात करते हैं उसके चार्ज की, तो Q2 विल बी इक्वल टू C2 V2, तो साफ दिख रहा है जब आपने कैपेसिटेंस बढ़ाया, तो उसके कैपेसिटेंस के बढ़ने की वजह से चार्ज भी K टाइम्स बढ़ गया। ठीक है भाई, तो चार्ज आपका K टाइम्स बढ़ गया। बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी का फॉर्मूला UA इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी हाफ C2 की वैल्यू क्या है? K टाइम्स ऑफ C। ठीक है, इंटू V2 आपका एज इट इज V का स्क्वायर, तो इसकी जो एनर्जी है K टाइम्स इंटू हाफ CV स्क्वायर, तो इसकी एनर्जी K टाइम्स बढ़ी हुई निकली, उसकी एनर्जी K टाइम्स कम हुई निकली। तो अब क्या करना है? फाइनली दोनों एनर्जीज को ऐड करना है, तो फाइनल एनर्जी UF विल बी इक्वल टू व्हाट? तो फाइनल दोनों एनर्जीज को आप ऐड करिए, दैट इज UA प्लस UB। तो UA की वैल्यू आई 1/K टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, प्लस UB की वैल्यू आई हाफ CV स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, सॉरी 1/K नहीं है, K इंटू, इसमें कॉमन दिख रहा है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? K प्लस 1 अपॉन के। ठीक है, K प्लस 1 अपॉन के, तो K की वैल्यू कितनी है? 3, उसको पुट करूंगा तो 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो क्या बन जाएगा? 3 प्लस 1 आपका
देखिए यू एफ फाइनल एनर्जी, तो हाफ सी वी स्क्वायर तो एज इट इज, तो 3 एज एन एलसीएम तो बन गया 9+1, ठीक। तो 9+1 हो गया 10, तो यू एफ इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर इंटू 10/6, 10/6 दैट इज 5/3। अब यू एफ की वैल्यू आई सी वी स्क्वायर इंटू 5/3, यू आई की वैल्यू आई सी वी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करिए, तो यू एफ अपॉन यू आई, यू एफ की वैल्यू आई 5/3 सी वी स्क्वायर, और यू आई की वैल्यू आई सी वी स्क्वायर, दोनों को आपने डिवाइड करा, वो आपस में कटा, तो एनर्जी यू एफ अपॉन यू आई की आई 5/3। देखिए ध्यान से, मैंने आफ्टर और बिफोर की निकाल दी है, बिफोर एंड आफ्टर की पूछी है, तो यू आई अपॉन यू एफ करना था, जिसकी वजह से एनर्जी का जो रेशियो आया था वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 3/5। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो बहुत आराम आराम से एक एक स्टेप को समझिए, फिर आगे करिए, आसानी से हो जाएगा। कंसेप्ट क्या लगना है, बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो ठीक है, अगर आपको ये 5 न्यूमेरिकल्स समझ में आए हैं तो प्लीज गो अहेड और न्यूमेरिकल्स करिए, नहीं समझ में आते कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा, डेफिनेटली समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।